हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम चिकारा एंड वेलकम टू द न्यू वन स्पेस। तो देखो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 यानी टिश्यू। ठीक है, यानी साइंस का। ओके, तो क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 6 यानी टिश्यू चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम अपना टिश्यू के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम अपनी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 5th को कंप्लीट कर चुके हैं, सेल को। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या होती है, सेल होती है। तो सबसे पहले जब मैं टिश्यू के पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। वैसे तो खैर देखो, इस चैप्टर को समझने से पहले सेल चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को समझना जरूरी है, सेल के बारे में पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सेल से मिलकर के ही टिश्यू बनते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्या समझाया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देती हूँ। इस सेल क्या होते हैं, सेल हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी होती है, वही हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। यानी कोई भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारा सेल से ही बनता है। ठीक है, तो अब ये सोचो कि जो हमारा सेल है, जैसे अब हम कहें कि हमारा जो घर है वो किससे बना हुआ है, तो उसकी भी कोई फंडामेंटल यूनिट होगी। तो घर की एक फंडामेंटल यूनिट होती है जिससे वो बना होता है, वो होती है ब्रिक्स यानी कि ईंटें। ठीक है, ईंट से ही पूरा घर बना है। तो वैसे ही हमारी पूरी बॉडी है। अब पूरी बॉडी का भी तो कोई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होगी, यानी मतलब एक तरह से कोई बेसिक यूनिट होगी जिससे हमारी बॉडी बनी है, तो वो होती है सेल। बट अब बात ये आती है कि अब जैसे आप लोगों का सिलेबस है, तो वो सिलेबस एक ऑर्गेनाइज मैनर में लगा हुआ है। यानी कि सेल चैप्टर का जो भी सेल के बारे में वो पूरा एक चैप्टर में किया हुआ है कंप्लीट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बनाया हुआ है, उसमें पूरा सेल के बारे में बताया हुआ है। वैसे टिश्यू है, अब टिश्यू चैप्टर में पूरा टिश्यू के बारे में कंप्लीट किया हुआ है, टिश्यू के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका सिलेबस पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, फिजिक्स को अलग किया हुआ है, केमिस्ट्री को अलग किया हुआ है, बायो को अलग किया हुआ है। ठीक है, तब आप पढ़ पाते हो। तो वैसे ही सेम अगर पूरे सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे ही बिखरे पड़े हुए होंगे, तो उन सेल्स का हाल वही होगा जैसे आप लोगों का होगा कि अगर आपका आधा पार्ट सेल का कहीं और समझा रखा है, टिश्यू में घुसा रखा है, और टिश्यू का आधा सेल में पढ़ा रखा है, तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। अगर हम पूरे सिलेबस को मिक्स कर दें कि भाई हम चीजें आपको समझ ही नहीं आएंगी कि कैसे पढ़े, तो पढ़ने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। तो वैसे ही अगर हमारी सेल्स हमारे पूरी बॉडी में ऐसे ही बिखरी हुई होंगी, तो क्या होगा, उनको भी अपना फंक्शन समझ ही नहीं आएगा कि उनको करना क्या है, वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप लोगों का सिलेबस अगर मिक्स कर दिया जाए, चैप्टर्स को सारे को एक दूसरे में घुसा दिया जाए, आधा कहीं, तो वैसे ही उन सेल्स का भी हाल होगा कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या काम करें, कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सेल्स को टिश्यूज में कन्वर्ट किया गया है। अब टिश्यूज का मीनिंग क्या है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मतलब उन जो एक जैसे टिश्यू होते हैं, एक जैसे टिश्यूज का ग्रुप बनाया गया है जो एक जैसा काम भी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी क्लास होती है, तो उसमें क्या होता है कि सेम सिलेबस पढ़ने वाले, सेम एज ग्रुप वाले, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो बात अलग है। और जो सेम सिलेबस करने वाले, मतलब सेम टाइप के बच्चों को एक क्लास में रखा जाता है, और उन बच्चों का काम क्या होता है, सेम ही सिलेबस को पढ़ना होता है, सेम ही एक्टिविटी करते हैं, सेम ही सारी चीजें करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है कि जो सेम टाइप के सेल होते हैं और जो सेम फंक्शन भी करते हैं, ठीक है, यानी जो दिखने में भी सेम होते हैं और जिनका फंक्शन भी सेम होता है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, वो एक ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, और वो ग्रुप में क्या करते हैं कि दिखने में तो सेम है ही, तो वो दिखने में तो सेम है ही, तो उनका फंक्शन भी सेम होता है। वो क्या करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो बहुत सारे सेल्स मिलकर के बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इससे होता क्या है कि सेल्स को अपना काम आइडेंटिफाई करने में कि उनका करना क्या, उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, उसमें ईजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टिश्यू मैंने दे भी रखा है, और इसमें क्या लिखा हुआ, मैंने यही लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। यानी कि सेम टाइप के जो सेल हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर के बैठ जाएंगे और वो सेम ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे टिश्यू के टाइप की। तो हमारा जो टिश्यू के टाइप है, उनको हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, वो हम 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, यानी प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो वैसे भी 2 ही होते हैं मेन। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके लिए हम आगे मूव करते हैं कि ये क्या होते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में पहले। ठीक है, तो देखो पहले हम प्लांट टिश्यू को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा टिश्यू की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों जरूरी है टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है,
क्या जरूरत पड़ी कि सेल को टिश्यू में कन्वर्ट होना पड़ा। तो वैसे मैं समझा चुकी हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ दोबारा से कि इनका जो फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करने होते हैं। अब बहुत सारे काम करने होते हैं तो उसके लिए क्या अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है और उनका काम डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई इस वाले ग्रुप को ये काम करना है, इस वाले ग्रुप को ये काम करना है, इस वाले ग्रुप को ये काम करना है। इस तरह से क्या होता है कि उन ग्रुप को भी आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना काम पता होता है कि मेरे को ये काम करना है, तो वो आसानी से अपने काम को कर पाते हैं। ठीक है, ऊपर से क्या होता है कि उनके ऊपर बर्डन भी कम हो जाता है, क्योंकि अब ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, अलग अलग टीम बन गई है, तो वो अपना आसानी से अपने अपने काम को कर पाएंगे। किसी भी सेल के ऊपर बर्डन नहीं होता है, सभी सेल्स काम करते हैं और सभी अपना अपना काम करते हैं और आराम से काम करते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मान लो आप ही समझो कि अगर आप लोग आपकी एक क्लास है और उस क्लास को कुछ काम दिया जाए और बिना ग्रुप बनाए दे दिया जाए, तो क्या होगा कि कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, वैसा हो जाएगा ना। लेकिन अगर ग्रुप बना करके काम दे दिया जाए तो क्या होगा, बहुत आसानी से सभी लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये हमारी टीम है, ये हमारा ग्रुप है और हमें ये काम करना है। ठीक है, और उनको काम भी अलॉट कर दिया जाए कि तुम्हें ये वाला काम करना है, तो कितनी आराम से सारे काम कर सकते हैं ना। कि अगर ग्रुप में डिवाइड करके तुम्हें काम दिया जा रहा है तो तुम आराम से उस काम को टाइमली निपटा दोगे। तो बिल्कुल वैसे ही टिश्यू का भी होता है कि वो भी उन्हें अपना काम पता होता है। ठीक है, और उनको अपना ग्रुप मेंबर भी पता है, तो वो सारे ग्रुप मेंबर्स मिलकर के अपने काम को आराम से कर लेते हैं और उन पर बर्डन भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक ये भी है कि लीड टू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये होते हैं, जैसे अब सेल के बारे में मैं बताती हूँ कि एक मिनट रुको। जैसे हमारे ये बनाया हुआ है हमने सेल, देखो अब सेल से मिलकर के क्या बने, टिश्यू बने। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से हमारे सेल से मिलकर के टिश्यू बने हैं। ठीक है बच्चों, अब टिश्यू का काम क्या होता है, टिश्यू का काम क्या होता है, टिश्यू को मतलब एक तरह से ऑर्गन बनाने होते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना भी टिश्यू पूरी बॉडी में ऐसे फैल रहेंगे, टिश्यू को भी तो एक ऑर्गेनाइज मैनर में लगना होगा ना, तो उससे ऑर्गन्स बनते हैं। फिर ऑर्गन्स भी ऐसे नहीं फैले होते हैं, फिर ऑर्गन्स को भी एक सिस्टम में लगना होता है, तो उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम भी ऐसे ही नहीं पड़े हुए हैं बॉडी में, वो भी एक ऑर्गेनाइज मैनर में लगे हुए हैं। ठीक है, और वो मिलकर के क्या बना देते हैं, पूरी एक बॉडी बना देते हैं, यानी पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो सेल से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से क्या बनते हैं, हमारे सेल से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरह से हमारे टिश्यू का रोल इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा टिश्यू पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस लास्ट पॉइंट का मीनिंग ये लीड टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है हमारा टिश्यू, इसमें भी वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, पहले एनिमल टिश्यू के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू के टाइप्स कितने हैं या फिर कैसे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट टिश्यू हमारे, उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ, एक है मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड एक है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है वो हमारा फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनका भी आगे डिवीजन है, लेकिन जब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इनका पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल के भी कुछ टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स के भी कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी हम उठा लेते हैं अपना मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, प्लांट में जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि वो पाए कहाँ जाते हैं, यानी उनकी अक्रेंस। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होते हैं हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू। सबसे पहले तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का एक मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू डिवाइड होना। ठीक है, तो ये कैसे टिश्यू होते हैं हमारे, जो कंटिन्यू लगातार डिवाइड होते हैं, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, अब क्यों डिवाइड होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने प्रीवियस चैप्टर जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बताया था, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी सेल होती है वो किस तरह से डिवाइड करती है। ठीक है, और क्यों डिवाइड करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो हमारे होते हैं हमारे जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, प्लांट मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये हमारे पाए जाते हैं रूट्स में, शूट्स में। ठीक है, तो क्या है, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, यानी कि शूट्स है और रूट्स है हमारे, यहाँ पे हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यूज मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारा ये शूट्स है और यहाँ पे हमारी रूट्स होंगी प्लांट्स की। ठीक है, और ये हमारे और भी टाइप्स हैं इसके, मतलब इस तरह से हमारे पूरे प्लांट्स में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट्स में मिलते हैं, शूट्स में भी मिलते हैं और भी कई जगह पे मिलते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इनकी शेप कैसी होती है, शेप देखो इनकी स्पाइरल हो सकती है, ओवल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, तो शेप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है मेरिस्मेटिक टिश्यू की। तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि कहाँ पाए जाते हैं, हमारे रूट्स में, शूट्स में और भी कई जगहों पे पाए जाते हैं, अभी बताऊंगी। और शेप्स भी बता दी मैंने कि स्पेरिकल, ओवल और रेक्टेंगल हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं
इन टिश्यूज के बारे में कि ये कैसे होते हैं, मतलब सॉरी इनके जो सेल्स हैं या फिर टिश्यूज है कैसे होते हैं। पहली बात तो देखो इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। कैसे कि जैसे जो सेल्स हैं ये बहुत ही पास पास बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से टच होकर के बैठे होते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें क्या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल मतलब जैसे सेल है वो बिल्कुल एक दूसरे से टच होकर के बैठे हैं, कोई भी बीच में जगह नहीं छोड़ रखी है, तो इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अच्छा, वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि देखो मैंने आपको जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, और वैक्यूल्स का काम क्या होता है, या तो वो स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, स्टोर कर रहे होते हैं, और दूसरा काम इधर से वो सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दोनों ही चीजों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा सेल जो होता है वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठता है, वो लगातार डिवाइड करता रहता है, तो इसलिए उसको ना तो स्टोर करने की जरूरत है, क्योंकि वो बैठता ही नहीं है, वो तो लगातार डिवाइड हो रहा है, तो स्टोर क्यों करेगा, उसको स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा, सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल जब बैठेगा जो थोड़ी देर रेस्ट करेगा तभी तो उसको सपोर्ट की जरूरत होगी, नहीं तो उसे लगातार डिवाइड होना है यहाँ पे, तो और लगातार डिवाइड होना है तो उससे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो सेल को लगातार डिवाइड होने की वजह से ना वैक्यूल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोर करना होता है, और दूसरा काम क्या होता है, सपोर्ट करना होता है, और यहाँ पे दोनों ही चीजों की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्टिव होते हैं सेल, बहुत एक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं तभी तो लगातार डिवाइड हो पाते हैं, ठीक है, अगर आलसी होते तो फिर तो डिवाइड ही नहीं कर पाते वो। तो एक्टिव होते हैं सेल, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ये वाले। साइटोप्लाज्म कैसे होता है, डेंस होता है उनका, क्योंकि उन्हें फर्दर लगातार डिवाइड करना है, तो साइटोप्लाज्म को डेंस होना पड़ेगा तभी वो लगातार डिवाइड कर पाएंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि जब एक सेल से दूसरा सेल बनेगा तो थोड़ा साइटोप्लाज्म डेंस होगा तभी तो वो आराम से डिवाइड कर पाएंगे, अगर डायल्यूटेड होगा तो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि चीजें इधर उधर रहने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो साइटोप्लाज्म का कैसा होता है, डेंस होता है। सेल वॉल, अब पता ही है कि प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल हमारे सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, और वैसे भी सेल वॉल हमारी प्रेजेंट एनिमल्स में होती भी नहीं है, वो प्लांट्स में ही होती है। दूसरी हम बात करते हैं न्यूक्लियाई जो होता है इनका कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। अब देखो बच्चों, जो हमारा सेल डिवीजन मैंने जब पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में, तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है, और वैसे भी सेल डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी कि जब सेल को डिवीजन होना है, सेल का डिवीजन होना है, सेल को डिवाइड करना है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तभी हमारा बाद में सेल डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर की जो चीजें हैं पहले वो डिवाइड होंगी, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और फिर हमारा पूरा सेल डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट होना होगा, उसको उसके अंदर जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रही होती हैं, वो अच्छे से दिख रही होती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारे यहाँ पे कैसा होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए, यानी ये अच्छा होना चाहिए न्यूक्लियस, तभी डिवीजन अच्छे से हो पाएगा। तो अब आपको पता है कि मेरिस्मेटिक का मीनिंग सेल डिवीजन ही है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इस डायग्राम के बारे में, पढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं कि इसमें जो हमारे ये टाइप्स लिखे हुए हैं, मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया था आप लोगों को कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो हमारे 3 टाइप्स के हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं एपिकल मेरिस्टम के बारे में। देखो, जो एपिकल मेरिस्टम है ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे, ये एक तो हमारे टिप्स पे मिलते हैं, यानी कि हमारे जो प्लांट है उसकी शूट्स में, यानी शूट्स कहाँ होती है, यानी जो ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड के नीचे क्या होता है, रूट्स होती हैं, और ग्राउंड के ऊपर क्या होती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं, जो प्लांट का ऊपर वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं शूट्स, ठीक है। तो हमारा एपिकल मेरिस्टम एक तो हमारा मिलेगा उसकी जड़ में, ठीक है, यानी उसकी जो रूट्स होती है प्लांट की, और एक मिलेगा हमारा जो उसकी टिप्स होते हैं, यानी कि हमारा ऊपर प्लांट्स के बिल्कुल ऊपर वाले टिप्स पे, और प्लांट्स के बिल्कुल नीचे वाले टिप्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिलता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, मतलब सॉरी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि शूट्स में और रूट्स में दोनों जगह पे हमारा क्या मिलेगा, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इसका काम क्या होता है, एक तरह से प्लांट की ग्रोथ करवाना, यानी कि उसकी हाइट को बढ़ाना, ठीक है, हाइट का काम होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम का, क्योंकि ये टिप्स पे होते हैं, और हमारा जो प्लांट ग्रो करेगा वो पॉइंट से तो करेगा ना, टिप्स से तो करेगा ना, यानी जो उनके टॉप होगा, ठीक है, तो टॉप से ग्रो करता है। तो हमारी जो रूट्स होती हैं ग्राउंड के नीचे बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, काफी लॉन्ग हो जाती हैं, बहुत नीचे तक चली जाती हैं, तो वो किसकी वजह से चली जाती हैं, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टम है वो कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, और हमारी रूट्स लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे आप एक छोटा सा प्लांट अगर जमीन में से उखाड़ोगे तो क्या होगा, उसकी जो रूट्स है वो तो छोटी सी होंगी, लेकिन एक बड़ा सा प्लांट होगा तो उसकी रूट्स तो बहुत दूर तक फैली हुई होंगी, तो ऐसा कैसे हो पाया, जो हमारा एपिकल मेरिस्टम था उसने लगातार कॉन्टिन्यूसली डिवाइड किया, और डिवाइड होकर के उसकी जो रूट्स है वो बहुत दूर तक चलेगी, और इसी तरह से जो शूट्स है वो भी, जब बड़ा प्लांट होता है तो बहुत ऊपर तक फैल जाता है। कैसे फैल जाता है, क्योंकि जो हमारा एपिकल मेरिस्टम था शूट वाला वो लगातार डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम क्लियर हो गया होगा कि वो रूट्स और शूट्स दोनों जगह में मिलता है, यानी प्लांट के ऊपर पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी, और दोनों जगह वो लगातार डिवाइड करता है, और इस वजह से हमारा जो प्लांट है वो कंटिन्यू ग्रो करता है, ठीक है। तो ये हमारा एपिकल मेरिस्टम की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं एक तरह से, चलो पहले लेटरल मेरिस्टम की बात कर लेते हैं। जो हमारे लेटरल मेरिस्टम है इसका क्या होता है,
ये हमारे जो प्लांट है, जैसे मान लो ये प्लांट है, तो इस प्लांट की जो ये बार्क होती है, यानी जो ऊपरी वाली जो लेयर होती है, जो छाल होती है, उसकी बिल्कुल जो सबसे बाहर वाली लेयर है प्लांट की, उसके जस्ट नीचे होता है, यानी कि बेनिथ इन द बार्क, ठीक है, बार्क के बिल्कुल नीचे होता है। इसका काम क्या होता है कि ये भी लगातार डिवाइड कर रहा है, बट इसका काम होता है लंबाई बढ़ाना नहीं, यानी हाइट बढ़ाना नहीं। जैसे अभी एपिकल मेरिस्टेम का क्या पड़ा था, उसका हाइट बढ़ा रहा था प्लांट का, लेकिन ये उसकी मोटाई बढ़ाएगा, यानी उसकी चौड़ाई को बढ़ाएगा, समझ रहे हो ना, उसकी गिर्थ को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो प्लांट की जो मोटाई होती है वो डिपेंड करती है लेटरल मेरिस्टेम पे, और जो उसकी हाइट होती है वो डिपेंड करती है एपिकल मेरिस्टेम पे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको देखो यहाँ पे साइड्स में दिखा रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि लेटरल मेरिस्टेम को इधर दिखाया हुआ और इधर दिखाया हुआ, यानी वो जो हमारी बार्क है उसके जस्ट नीचे होते हैं, और उनका काम होता है उसकी मोटाई को बढ़ाना प्लांट की, ठीक है। तो इसकी मोटाई जो होती है इसकी वजह से होती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारे नोड्स में मिलता है। देखो नोड्स क्या होती है, नोड्स हमारे जैसे देखो ये दिख रही है, ये हमारे प्लांट की एक नोड है और ये दूसरी नोड है। आप देख पा रहे होंगे इस वाली नोड से देखो ये वाली ब्रांच निकली हुई है, यानी कि लीव्स निकलती है यहाँ से, और इस वाली से ये भी ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। तो हमारे जो ये नोड्स होती हैं, नोड से हमारी ब्रांच निकल सकती है, लीव्स निकल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी जो हमारे लीव्स के नीचे यहाँ पे जो हमारा है, ये जहाँ से हमारी लीव्स निकलती हैं या फिर कोई ब्रांच निकलती है, तो प्लांट के बीच से जो कोई ब्रांच निकल रही है या फिर कोई लीव्स निकल रही है, तो वहां पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो यहाँ पे भी इंटरकैलरी मेरिस्टम है और यहाँ पे भी इंटरकैलरी मेरिस्टम है, और उनका काम क्या होता है, इन दोनों नोड्स का, इस वाली नोड्स और इस वाली नोड्स के बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो व्हाइट वाला स्पेस है, इसकी हाइट को ग्रो कराना। जैसे कि देखो आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, गन्ने गन्ना कैसा होता है कि उसके बीच में ऐसे इंटरनोड्स होती हैं, ठीक है, ऐसे गांठ होती है पहले, फिर थोड़ा सा स्पेस होता है हाइट वाला, और फिर से एक गांठ होती है मतलब नोड्स होती है, ठीक है। एक नोड है फिर एक नोड है, तो पूरे गन्ने में आप लोगों ने देखा होगा कि नोड्स होती हैं दो, और फिर दो नोड्स के बीच में एक इंटरनोड होती है, समझ रहे हो ना, यानी ऐसे ही होता है बिल्कुल गन्ना, यानी कि पहले एक नोड होती है, फिर एक दूसरी नोड होती है, और उसके बीच में इंटरनोड होती है। तो पूरे गन्ने के अंदर बहुत सारी नोड्स होती हैं, और जो दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं वो बोलते हैं इंटरनोड। और जो अब आप सोचो कि एक छोटा सा गन्ना अगर आपने लिया, तो उसकी नोड्स के बीच का स्पेस देखोगे, यानी इंटरनोड का देखोगे, इंटरनोड देखोगे तो बहुत छोटी छोटी होंगी, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी नोड्स होंगी, मतलब नोड्स के बीच का जो स्पेस होगा वो छोटा होगा, क्योंकि वो गन्ने का जो प्लांट है वो छोटा सा है। लेकिन जब उसकी हाइट बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो इंटरनोड्स होती है वो भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये गन्ना है और ये उसकी एक नोड है और ये उसकी दूसरी नोड है, अगर आप छोटा प्लांट लेंगे, छोटा गन्ना लेंगे, तो उसके बीच में जो ये हमारी इंटरनोड होगी ये छोटी सी होगी, लेकिन जब बड़ा लोगे जिसकी हाइट ज्यादा हो, तो इसके बीच में जो इंटरनोड है इसका स्पेस बढ़ जाता है। तो इसका स्पेस कौन बढ़ा रहा है, यानी कि दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है इंटरनोड, उसकी हाइट कौन बढ़ा रहा है, उसकी हाइट इंटरकैलरी मेरिस्टम बढ़ाता है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि नोड्स के बीच में या नोड्स के पास में कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, इंटरकैलरी, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से ही जो हमारा प्लांट होता है उसके मतलब बीच में डिफरेंट डिफरेंट हमारी ब्रांचेस और लीव्स निकल पाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, उसका काम क्या है, हाइट को बढ़ाना, और लेटरल का क्या होता है, उसकी मोटाई को बढ़ाना, और इंटरकैलरी का काम क्या होता है, उसके बीच में जो भी कोई लीव्स या ब्रांचेस निकल रही हैं उनका उसका काम होता है, यानी इंटरनोड्स का हाइट बढ़ाना इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू। यहाँ पे मैंने इसके सारे पॉइंट्स लिख भी दिए हैं, देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने रूट्स का एक्सट्रैक्शन दिखाया हुआ है, ये हमने यहाँ पे शूट का दिखाया हुआ है, और ये हमने स्टेम का दिखाया हुआ है। इस तरह से इनके बारे में भी स्टडी करेंगे आगे। तो मैंने यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, लेटरल मेरिस्टम, और ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, ये आप देख लेना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, आपकी हेल्प की हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक बच्चों। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।